सभी को नमस्कार। यश प्रोग्राम के तहत यश अर्थात ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, आज का यह कार्यक्रम हम लोग लाइव कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाते हैं और इस वर्ष वन्य जीव संरक्षण सप्ताह की जो थीम है वो है वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना। वन और आजीविका अर्थात वन से हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक खाद्य पदार्थ हैं वो हमको मिलती है और साथ ही साथ उससे हमारे जो अन्य साथी हैं उनकी आजीविका भी चलती है। वन से जो हमको खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जो खाद्य संसाधन मिलते हैं, उनका यदि पोषण के रूप में हम देखें कि क्या महत्व है, तो हमें अपने जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात करने पर पता चलेगा कि वो कौन-कौन से खाद्य पदार्थों का, खाद्य संसाधनों का इस्तेमाल किया करते थे और वो कितने स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। लेकिन आज के समय में हम उन खाद्य संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह ये है कि हम उस खाद्य संसाधन के बारे में, उसके पोषण महत्व के बारे में, उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में कम जानते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जानेंगे वनों से प्राप्त वानस्पतिक खाद्य संसाधनों का भोजन एवं पोषण सुरक्षा में योगदान। क्या योगदान है? हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे खाद्य संसाधन हैं जिनका हम उपयोग बहुत आसानी से के साथ कर सकते हैं और जिनका जो पोषण महत्व है वो बहुत ज्यादा है। किसी में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, किसी में विटामिन की, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं और सहज रूप से हमको उपलब्ध हो जाती हैं। तो इन्हीं के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लीना गुप्ता जी, जो कि सदस्य हैं मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, पारिस्थितिकी विशेषज्ञ हैं और IUCN विश्व आयोग के सदस्य हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे आसपास जो संसाधन है, जो वनों में संसाधन पाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसको हम कैसे अपने जीवन में इनका उपयोग कर सकते हैं और जब आप इनके पोषण महत्व के बारे में जानेंगे तो निश्चित रूप से आप इनका उपयोग करना चाहेंगे। ये हमारे शरीर को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर लीना गुप्ता जी का। नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत मैम। यह कार्यक्रम साइंस सेंटर ग्वालियर के द्वारा जो यश कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके तहत हम लोग आयोजित कर रहे हैं और यश पूरे मध्य प्रदेश के 25 जिलों में चल रहा है। साथ ही साथ अन्य जिलों के जो लोग हैं वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। यश अर्थात ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, तो साइंस एंड हेल्थ के बारे में ही जागरूकता उत्पन्न करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्वागत कर रहे हैं हम डॉक्टर लीना गुप्ता मैम का। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में और हम चाहेंगे कि खाद्य सुरक्षा के बारे में, वनों से जो प्राप्त होता है, जो खाद्य संसाधन है, उनके बारे में आप हमको विस्तार से बताएं और उनके पोषण महत्व के बारे में भी बताएं। जी मैम। धन्यवाद और सभी को प्रणाम, नमस्कार। तो मिश्रा जी ने बाकी बात बता दी है। मैं सीधे समय के देखते हुए जो मुख्य बातें करनी है वो मैं अपने प्रेजेंटेशन के बीच में देती रहूँगी। सो मैं सीधे अपनी स्क्रीन शेयर करके प्रेजेंटेशन यहाँ आप सबके बीच में शेयर कर रही हूँ। जी हम बात आज करेंगे कि वनों में जितने भी वनस्पति आधारित जो कई सारे भोजन मिलते हैं हमें, तो उनके जरिए हम अपनी खाद्य और पोषण सुरक्षा की जो जटिल समस्याएं हैं वो कैसे सुलझा सकते हैं। हम जब भी खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो अधिकतर खेती बाड़ी पे नजर डालते हैं, हम खेतों पे नजर डालते हैं, लेकिन खेतों से जितने भी हमें
भोजन के लिए द्रव्य प्राप्त होते हैं, पौधे प्राप्त होते हैं, मिलेट से लेके सब्जियों तक सब कुछ, उससे कहीं ज़्यादा हमारे जो भोजन के जो स्रोत होते हैं वो हमें खेतों के अलावा और बहुत सारे जगहों से हमें मिलते हैं, जैसे कि जंगल और गांव के बीच के कॉरिडोर के हिस्से, खेत की फेंस, उसकी बाड़, नदी के किनारे स्वयं नदी, दरिया के किनारे स्वयं दरिया, पहाड़ों की ढलानें, खाली पड़ी हुई ज़मीनें, इन सब जगहों से हमें भोजन और पोषण की सुरक्षा के लिए ज़रूरी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ये हम आगे देखेंगे। आयुर्वेद में ये एक बहुत ही पुरानी बात है कि अगर आपका खाना ही गलत है तो दवा का कोई मतलब ही नहीं है, वो काम नहीं करेगी। और अगर आपका खाना सही है तो दवा की कोई ज़रूरत ही नहीं। कुल मिला के इसका मतलब ये है कि आपका आहार ही आपकी औषधि है। मतलब हमें वो खाना चाहिए जो हमारे लिए स्वयं औषधि का काम करे और हमें और किसी तरीके की कोई समस्या का सामना ही ना करना पड़े। हम अपनी जो पूरी जो खाद्य परंपरा है, हमारा जो आहार विज्ञान है, हमारा परंपरागत, हमारा पुराना जो भोजन विज्ञान है, अगर उस पर जब नज़र डालते हैं, उसे समझते हैं, तो उसमें हमें नज़र आता है कि हमारा जो पूरा जो सिस्टम है, हमारा भोजन की जो पूरी व्यवस्था है, वो किसी एक या दो पहलू पे नहीं है, वो कई सारी बातों को उसमें सम्मिलित करता है। जैसे कि हमारा जो खाना होना चाहिए उसमें जितने भी घटक पदार्थ, द्रव्य या किसी न किसी वनस्पति के जो भाग अंदर सम्मिलित होते हैं वो वैविध्यता और पोषण से प्रचुर होने चाहिए। दूसरा, हमारा जो भी भोजन होता है वो जलवायु परिवर्तन जो अभी चल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें खास समझना चाहिए कि हमारा जो भोजन है वो सीजन, हमारी क्लाइमेट, हमारी पर्यावरण में जितने भी परिवर्तन होते हैं और ऋतुओं में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके साथ तालमेल बिठाते होने चाहिए। मौसम में जिस तरीके से परिवर्तन होते हैं उसके साथ तालमेल बिठाते होनी चाहिए। हमारे शरीर में जितने भी प्राकृतिक बदलाव होते हैं और शरीर की जितनी भी जैविक जरूरतें हैं इनको ध्यान में रखते हुए हमारा भोजन होना चाहिए। भोजन के बारे में हमारे आहार विज्ञान में कई सारे नियम, ठोस नियम दिए हुए हैं। जैसे कि आहार के लिए जरूरी जितनी भी वस्तु है वो स्वयं भी बहुत ही स्वस्थ जो पर्यावरण है वहां से आनी चाहिए। यानी कि जो हमें खाना है वो स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ पानी, स्वस्थ पर्यावरण में से हमें मिलने चाहिए। आज हम जितना खाते हैं वहाँ हम सब जानते हैं कि हमारे खेतों में जाती हुई मिट्टी में रसायन या जहर कितने हैं और हमारे पानी में भी रसायन कितने हैं। दूसरा, भोजन को लेके एक और नियम ये कि जो भोजन बना रहे हैं उसकी विधि, जो खाना बना रहे हैं उसकी क्वालिटी, जो खाना बना रहे हैं उनकी भावना, जहां खाना बना रहे हैं वहां का पर्यावरण, वहां की पूरी स्थिति, जो खाना बन रहा है, जो खाना हम खाने जा रहे हैं उस खाने में कौन से द्रव्य हैं, उनका आपस में तालमेल, खाना बनाना और खाना बिल्कुल सही समय पे होना चाहिए। खाना जो है हमारी ऋतु, हमारे मौसम की जो चक्र चलते हैं उसके अनुसार होना चाहिए और जो खाना खा रहे हैं उनकी अपनी भी
जागरूकता बहुत मायने रखती है। और हमारा जो भोजन है वो पंच महाभूत, तीनों जो हमारी प्रकृति, तीनों गुण, सातों धातु और 6 जो हमारे रस हैं, इनके इनके साथ तालमेल रखता हुआ इनसे आधारित है। जैसे कि पहले बात की थी कि खाद्य सुरक्षा की बात आए और हम देखते हैं खेती की तरफ, लेकिन हमारे जो बड़े बड़े भोजन देने वाले हमारे स्रोत कहाँ कहाँ हैं? जंगल है, जंगल और गांव के बीच के कॉरिडोर हैं, गांव से लगे हुए जो वन्य विस्तार हैं, खेतों की जमीन, खेतों की बाड़, और जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं जैसे कि चारागाह की भूमि, नदी के किनारे, ये जो हमने पहले बात की, तो ये सभी हैं और हमें इन सब का ध्यान रखना होगा। ये एक छोटा सा मैं एक डेटाबेस शेयर कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी खेती से जो सबसे पहली लाइन में है कि खेती से हमें 91 जो कुल वनस्पति इस खास जगहों से मिली जो इसमें चिन्हित है, तो उसी के साथ उनमें से खा सके ऐसी 104 वनस्पतियां मिल रही हैं। अब तीसरी लाइन में अगर आप जंगल को देखें तो ये एक छोटे से एरिया के कुछ जंगल हैं और उसमें खेती के मुकाबले देखिए कितना मिल रहा है, 972 वनस्पतियां, जिसमें से 498 बिल्कुल सीधे खाई जा सकती है। ठीक वैसे ही अन्य रिसोर्सेज पे आप नजर डालें, सो ये बताता है कि खेती के अलावा अन्य कई सारी ऐसे हमारे भूभाग हैं जहां से हमें बहुत अच्छे से खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए जरूरी रिसोर्सेज मिल सकते हैं। ये कुछ स्टडीज हुए हैं जो बताते हैं कि इस वक्त पूरे विश्व में 50% से ज्यादा जो रोज की प्रोटीन और कैलोरी की जो जरूरत है वो ज्यादातर 3 क्रॉप से ली जा रही है, गेहूं, मक्का और चावल। पूरे दुनिया की 80% जो आबादी है उसके खाने की जरूरत में सबसे ज्यादा 12 वनस्पतियां उन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि विश्व भर में लाखों किस्म की वनस्पतियां हैं। ठीक वैसे ही करीब 30 से 50% जितना पूरे विश्व का उत्पादन जो खाने का होता है वो कभी किसी के थाली तक नहीं पहुंचता, वो सब उसका पूरा नुकसान हो जाता है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह उसको भेजना, गोडाउन में स्टोर करना, इन सब में बहुत नुकसान होता है। करीब 2 बिलियन टन जितना खाना हर साल कचरे में परिवर्तित हो जाता है। पूरे विश्व के करीब 1.25 बिलियन लोग भूखे रह जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि खेती के अलावा हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी जैव विविधता है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जो हमें भोजन और पोषण की सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये सब हमारे इर्द गिर्द हैं, हम इन्हें पहचाने और अगर हमारी रोजमर्रा की खाने की जो हमारी आदतें हैं इसमें इनको हम सम्मिलित करें तो हम भोजन और पोषण की सुरक्षा और संप्रभुता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी कुछ परंपरागत व्यंजन हैं, ये जिन्हें आप देख रहे हैं, ये अंकुरित किए हुए हमारे देशी धान, जिसमें मूंग, मोठ, चना, ये सारे केवल अंकुरित किए हुए, ये भी हमारा पारंपरिक भोजन है जिसे घुघरी कहते हैं। मीठी भी और चटपटी भी बनती है। ठीक ऐसे ही ये मिलेट्स यानी कि तृण धान्य का उपयोग और उसके साथ में अन्य जो वनस्पतियां हैं जिनकी पोषण की और जिनकी औषधीय गुण
भरपूर है वो भी इसके साथ में इस्तेमाल होती हैं। ये सब हमारे इर्द गिर्द की वनस्पतियों से बने व्यंजन, ये आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये है सेंजना, मूंगा, सरगवो, सरगू, मोरिंगा। तो सेंजना या मूंगा आप सभी अपने इर्द गिर्द के क्षेत्रों में बड़ी आसानी से देखते होंगे। ये पेड़, उसके हर भाग पोषण से भरपूर है। सहजने की फली का उपयोग आप सब जानते हैं, लेकिन इसकी पत्तियों का उपयोग कर कर आप 200-250 से कहीं ज्यादा तरह के पोषण प्रचुर व्यंजन बना सकते हैं। कुछ व्यंजन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक वैसे ही ये एक एनालिसिस है कि रोजमर्रा के आपके भोजन में अगर सहजन की पत्तियों को आप सम्मिलित करते हैं तो उसका पोषण मूल्य कितना होता है। मैं एक दो चीज बताती हूँ कि जैसे रोजमर्रा के अपने भोजन में आप सहजन को लें तो उसमें आपको दूध से 3 से 4 गुना कैल्शियम ज्यादा मिल रहा है, अंडे से 36 गुना मैग्नीशियम ज्यादा मिल रहा है, केले से 3 गुना पोटेशियम ज्यादा मिल रहा है, पालक से 25 गुना लोह तत्व ज्यादा मिल रहा है, बादाम से 3 गुना विटामिन ई ज्यादा मिल रहा है। यानी कि ये हमारे बिल्कुल घर के आंगन में खड़ा है, हमारे घर के आसपास खड़ा है, और फिर भी अगर हमारे घर के बच्चे या हम कुपोषण का शिकार होते हैं, एनीमिया का शिकार होते हैं, तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पोषण देने वाला इतना बड़ा चमत्कारी वृक्ष हमारे आंगन में है और हम उसके बारे में नहीं जान रहे हैं। ये भी बहुत बहुत ही आराम से सब जगह मिलने वाला, दिखने वाला आंवला, ये अमलतास की फलियां खून को बिल्कुल शुद्ध करती हैं। मेद जो शरीर में बहुत ज्यादा जब हो जाए तो उसे दूर करने का भी काम करती हैं, वजन घटाने में हेल्प करती हैं। ये विरेचक है और इसकी फलियों के अंदर से बड़ा मीठा गुदा प्राप्त होता है, इसलिए उसे अमलतास का गुड़ भी कहते हैं, जिससे आप कई तरह के व्यंजन बना सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सुदृढ़ बना के रख सकते हैं। ठीक वैसे ही महुआ के फूल का नाम लेते ही लोगों को सीधे सीधे उसकी दारू या शराब ही दिमाग में आती है, लेकिन महुआ के जो फूल होते हैं, उसके फ्लावर्स जो हैं, वो कुदरती रूप से शर्करा, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, इन सब तत्वों से भरपूर होते हैं और इनको खाने में समाविष्ट करने से हम कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रख सकते हैं। ठीक वैसे ही ये एक रिबिया फांगवेल, ये मध्य प्रदेश के बहुत सारे स्थानों में है। ये एक बेल है, इसकी पत्तियों का गैलेक्टोगोग प्लांट के रूप में भी इस्तेमाल होता है। गैलेक्टोगोग वो प्लांट होते हैं जो दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाते हैं। इस पौधे को गाय, भैंस और हमारी महिला जो माता बनी है उसको भी दिया जा सकता है और ये दूध बढ़ाने का बड़ा अच्छा काम करती है और इससे कई सारे व्यंजन बनते हैं। शरीर के अंदरूनी हिस्सों से हुई सूजन को ये बड़े अच्छे से ठीक कर सकती है। ऐसे ही ग्वारपाठा, ये हम सब अच्छे से जानते हैं, ये हमारी त्वचा के लिए, हमारे खून के लिए और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इसकी सब्जी, अचार, हलवा बहुत कुछ बनता है। ठीक वैसे ही मधुनाशिनी, ये भी शरीर की सूजन दूर करती है, खाना बड़े अच्छे से पाचन करने में मदद करती है और ये डायबिटीज के लिए बहुत ही बड़ी आशीर्वाद है। ठीक वैसे ही ये हमारे इर्द गिर्द की ये सारी जो वनस्पतियां हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, इनके अगर हम फिर से हमारे भोजन में उपयोग में ले आए तो हम कई तरह की हमारी पोषण से संबंधित, हमारी स्वास्थ्य से संबंधित कई सारी समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सी ये वनस्पति
कैक्टस है, नागफनी। इसके फलों का जो गूदा है, उससे जो रस निकलता है, उससे आप एनीमिया, लोह तत्व की कमी को दूर कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। ठीक वैसे ये हम सबके घर में बड़ी आसानी से जो मिल जाता है गुड़मार, ये देशी वाला गुड़मार, इसकी पंखुड़ियों का ये जो शरबत है, ये कई तरीके की समस्याओं को दूर करता है, एसिडिटी को जड़ से मिटाता है, बच्चियों और महिलाओं की कई सारी समस्याओं को दूर करता है। और ये हमारी इर्द गिर्द की ऐसी भी वनस्पतियां जिनको हमारी दादी माएँ या नानी माएँ उनके कुछ जरूरी भागों को सुखाकर पूरे साल भर के लिए इकट्ठा कर कर रखती थी। सांगरी, कैर, ग्वारफली, गोंदा, इन सब की ये जो जरूरी जो उसके भाग हैं, खाने लायक जो भाग है, उन्हें सुखा के रखा जाता है और ये सब पोषण से प्रचुर है। ठीक वैसे ही हमारे ही इर्द गिर्द के क्षेत्रों में ऐसी भी वनस्पतियां होती हैं जो ऐसे समय में उग आती हैं जब बहुत ही अकाल जैसी स्थिति हो, खूब गर्मी हो, सूखा हो, तब भी प्रकृति माता ऐसी वनस्पतियों को हमारे लिए वहां पे रखी हैं जो पोषण से भरपूर हैं, उनके कई सारे औषधीय गुण हैं। और हमारे देश में ऐसे कई भूभाग थे जो छप्पन या अकाल के समय में बहुत बड़ी समस्या को झेले थे। उस समय जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने गाड़ी और बाकी संसाधन नहीं थे, तब दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उस समय के हमारे लोग जीवित कैसे रहे जब उनके पास में खाना नहीं था, लेकिन उनके पास में अपना एक बहुत ही मजबूत ज्ञान था। वो ज्ञान ये था कि जब कुछ भी नहीं है तब भी प्रकृति में वो क्या चीजें उपलब्ध हैं जिन्हें खाया जा सकता है। और ये चीजें वो थी जिन्हें खाने से वे जीवित रहे। हमारे कुछ परंपरागत आचार, आज हम अचार भी जब देखते हैं तो वो उसका जो एक कॉमर्शियल रूप जो बन चुका है, जिसमें कई सारे रासायनिक द्रव्य इस्तेमाल होते हैं, उन्हें लंबे समय तक रखने के लिए उन्होंने अचार की जो एक पोषण की जो उसकी भूमिका थी उसको बहुत गंभीर असर पहुंचाई है। तो हमें एक बार फिर से हमारी ये जो परंपरागत जो अचार हैं उनको एक बार फिर से देखना होगा, उनकी विधि को फिर से समझना होगा। ये हमारे समंदर के किनारे एविसिनिया चेरिया, उसके फलों का भी कभी अचार बनता था। इसके फल में प्राकृतिक रूप से नमक होता है। ये जो अमलताश की फली, उसके अंदर के गूदे का भी मुरब्बा या अचार बनता है। पहले बनता था, अब नहीं बनता है। सो अब हम अगर बात करें कि हमने जिस तरह से पहले कहा कि खेती के अलावा और रिसोर्स जो हमारे हैं, जहाँ से हमारे भोजन हमें पहले प्राप्त हुआ करते थे और हमने उनको नज़रअंदाज जो किया, उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे बच्चे, हमारी बहन बेटियां, माताएं, बुजुर्ग, इवन समाज में आप हर जगह देखिए तरह तरह की बीमारियां हैं, डायबिटीज से लेके अस्थमा, ब्लड प्रेशर और कुपोषण तो सभी जगह है। लेकिन अगर आप पूरे वैश्विक लेवल पर जब देखते हैं तो हमारे ये वनों से आने वाले जो प्लांट्स हैं और भी कई तरीके के जो जीव हैं, वो पूरी दुनिया की जो भोजन व्यवस्था है उसका एक बहुत ही महत्व का हिस्सा बने हुए हैं। लगभग हर तरह की पारिस्थिति में आपको ऐसे भोजन के रूप में लिए जा सके ऐसे स्रोत मिल जाएंगे जिनका आप खाना, घास या दवा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे जो वन में या जंगली जिन्हें कहते हैं, ऐसे जो पेड़ पौधे हैं, उनका उपयोग केवल खाने और दवा तक सीमित नहीं है। उनके और भी कई सैकड़ों तरीके के इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि उसमें से तेल निकालना, उसके रंग बनाना,
घर बनाना, झोंपड़े बनाना, खेती के जरूरी सामान बनाने के लिए, हमारी परंपराओं में, पूजाओं में भी उनका इस्तेमाल होता है। मतलब ऐसे बहुत तरीके के उसके उपयोग होते हैं। अब अगर हम भारत में जो पूरा हमारा जो वानस्पतिक जो स्पेक्ट्रम है, जो हमारा फ्लोरा है, उसको जब देखें तो हमारे देश में 50,000 से ज्यादा तरीके की स्पीशीज है, जिनमें 28,000 से ज्यादा तरीके की जो स्पीशीज हैं उनके औषधीय गुण हैं। और अब तक जो हमें मिली है जानकारी, तरह तरह के संशोधनों से प्राप्त जो हुई है, हमारे आयुर्वेदों में जो उल्लेख है, वहाँ 17,000 से ज्यादा तरीके की जो वनस्पतियां हैं वो हम उन्हें भोजन में उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन आज हम हमारा पूरा जो खाद्य सुरक्षा का पूरा जो जो पहलू है वो तो पूरा का पूरा खेती पर निर्भर है। और खेती से हमें कितनी वनस्पतियां मिल जाती हैं? 300-400 से ज्यादा तो नहीं मिलती। तो इतनी जो हजारों जो वनस्पतियां हैं, ये जो विविधता है, इस विविधता के कारण ही इन वनस्पतियों से हमें विविधता सभर हमें पोषण भी प्राप्त होता है। जो हमसे छूट रहा है हम उन्हें कैसे हासिल करेंगे? सो उन्हें हासिल करने के लिए हमें खेती के अलावा अन्य रिसोर्स पे जाना होगा, उन्हें बचाना होगा। और ये तरह तरह के जो दूसरे हमारे वनों से प्राप्त होने वाले जो स्रोत हैं, हमें उनको भी अपने भोजन में शामिल करना होगा। हमारी जितनी भी राज्य लेवल की या राष्ट्रीय लेवल की हमारी भोजन की भोजन सुरक्षा की जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, उससे संबंधित जितना भी व्यापार है, उससे संबंधित जितनी भी अन्य सहाय, ये सब कुछ जो है वो खेती के इर्द गिर्द चलता है। वहां हमारे वनों से मिलने वाले ये जो वनीय भोजन जो है, उनका उनके महत्व को स्पष्ट रूप से देखा ही नहीं जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। हमारे स्थानीय समुदाय, पूरे देश के जंगलों में रहने वाले, जंगल के पास रहने वाले, गांवों में रहने वाले, ये भोजन में फिर भी प्राकृतिक रूप से जितने भी हमारे प्राप्त होने वाले स्रोत हैं, वहां से लेके खेती को बढ़ावा देने की जितने भी हमारे काम हैं, वहां के वनीय जो खाद्य पदार्थ हैं उनको लक्ष्य में नहीं लिया जा रहा है। ये कुछ अंतरराष्ट्रीय संशोधन भी हुए हैं जो बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमारे वनों से प्राप्त होने वाले भोजन स्रोत न केवल स्थानीय लेवल पर, लेकिन वैश्विक स्तर पर भी बहुत ही ज्यादा महत्व रखते हैं। ये ऐसी कई सारी संशोधन अध्ययन है। अब हम बात करते हैं हमारे ये जितने भी भोजन प्रदान करने वाले जितने भी स्रोत हैं, उनके ऊपर किस किस प्रकार के खतरे मंडरा रहे हैं। इन खतरों में अगर हम देखें तो ये एक अनप्लान्ड, ये जो अर्बनाइजेशन चल रहा है और उसके साथ लोगों की जरूरतें बस बढ़ती ही जा रही हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारा पूरा आज का खाद्य व्यवस्था, हमारा पूरा भोजन व्यवस्था मार्केट पर आधारित हो चुकी है। हमारे जितने भी भूभाग हैं, हमारे जितने भी स्रोत प्रदान करने वाले जितने भी हिस्से हैं, उनके ऊपर बहुत तरीके के परिवर्तन चल रहे हैं जो उनको और ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। हमारे मार्केट के
जो लक्ष्य हैं, उनकी जो इंटरेस्ट है, हमारी अपनी जो फूड हैबिट्स हैं, हमारे परंपरागत ज्ञान में जो गिरावटें आती जा रही हैं, हमारे प्राकृतिक रूप से जो खाद्य के जो स्रोत हमें मिलते थे उनमें भी गिरावटें आती जा रही हैं। ये सब कुछ हमारे संपूर्ण भोजन व्यवस्था और उन्हें प्रदान करने वाले जो स्रोत हैं उन सब के ऊपर खतरा बने हुए हैं। अगर खेती की भी बात करें तो खेती में भी बहुत बड़ा प्रेशर है फूड प्रोडक्शन का और ये पोषण की जरूरत का। लेकिन ये जो जरूरत है इतने बड़े देश की, वो केवल खेती की जमीन पूरा नहीं कर सकती है। दूसरी हमारी एक और जो गंभीर गलती हो रही है कि पूरे देश के अलग अलग तरीके की पारिस्थितिकी में हमारी प्रकृति ने अलग अलग तरीके के बीज उससे तालमेल में जीते हुए और अच्छे से पनपते हुए पेड़ पौधे रखे हैं, लेकिन उन सबको अध्ययन में ना लेकर, उन सबको नजरअंदाज कर कर आज भी ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम संकर और बीटी के बीज को बढ़ावा दे रहे हैं और साथ ही साथ अप्राकृतिक रूप से जो खाद तैयार करने के तरीके हैं उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। और ये जो चीजें हैं, ये हमारी खेती की जो पूरी व्यवस्था थी, हमारी जो पूरी सांस्कृतिक रूप से जो हमारी कृषि की व्यवस्था थी, हमारी कृषि की जो परंपराएं थी, उनको नष्ट किए जा रही हैं। आज की जो हमारी भोजन और पोषण की आज की जो हमारी जो स्टेटस है, उसमें कई तरीके की समस्याएं चल रही हैं। इनमें से कुछ आपके सामने हैं कि हमारे खेत आज रसायनों को अनियंत्रित रूप से डालने के केवल एक डंपयार्ड के जैसे हो गए हैं, जिसके कारण खेत में ना तो मिट्टी में जीवन है, ना मिट्टी में पोषण है, ना मिट्टी उर्वरक है और ना ही वो उस तरीके का कुछ प्रोडक्शन कर पा रही है। हमारी जो देशी जो बीजों की जो वैविध्यता थी वो कम होती जा रही है और उनमें से तो कई सारे जो हैं वो बिल्कुल लुप्त होने की कगार पे खड़े हैं। हमारी खेतों की और खेतों से जुड़ी जो हमारी जो पारिस्थितिकी है, वहां की खाद्य जो पूरी चेन है, खाद्य की जो जाल है, जिसे हम आहार श्रृंखला आहार जाल बोलते हैं, वो टूट रही है, टूट चुकी हैं। पराग नयन करने वाले हमारे कई सारे कीटक पंछी, मिट्टी को मजबूत करने वाले हमारे कई सारे कीट जीव, ये सब इन सब के ऊपर रसायनों का असर हो रहा है और उसके कारण वहां की जो पारिस्थितिकी सिस्टम जो है वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और काफी जगहों पे खत्म भी हो चुकी है। आज की हमारी जो खेती की जो कई सारी प्रैक्टिसेस हैं वो अब परंपरा के रूप में नहीं है। आज इस तरीके की खेती होती है जिसे खूब पानी चाहिए, जिसके कारण हम अपने भूगर्भ जल को भी बहुत खींच के निकालते जा रहे हैं, जिसके कारण ना केवल तालाब और नदियों का पानी कम होता जा रहा है, लेकिन भूगर्भ का जो जल है वो भी हम खत्म करते जा रहे हैं। और ये तो हमारी पूरी अस्तित्व को चुनौती देने वाला खतरा है। ठीक इसी तरीके से हमारी अपनी पारंपरिक रूप से पोषण प्रचुर जो हमारा जो भोजन का जो पूरा सिस्टम था वो धीरे 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 खत्म होता जा रहा है। आज की पीढ़ी धीरे धीरे एक अलग ही ट्रैक पे है,
जहां उनका फास्ट फूड खाना, जंक फूड, प्रोसेस किया हुआ खाना, प्लास्टिक और तरह तरह की चीजों में पैक किया हुआ खाना, ये सब जो है बढ़ता जा रहा है। और इन चीजों ने हमारी पारंपरिक रूप से त्योहारों के साथ जुड़े हुए जो हमारे पूरे जो पोषण युक्त जो व्यंजन थे उनको भी वो खत्म कर रहे हैं। और हमारे भोजनों में बहुत ज्यादा नकारात्मक बदलाव आते जा रहे हैं, न केवल हम पर ये जो हमारे मित्र हैं ये भी अब खतरे में हैं। और इसके जड़ में अगर हम देखें कि ये खतरे क्यों हैं, तो आज ये नेटवर्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार की जितनी पॉलिसियां हैं वो हमारी खेती को और ज्यादा महंगा बनाती जा रही है। कई सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनमें बहुत सारी गलतियां हैं, जिसके कारण हमारी जो देशी, हमारी जो इंडिजिनस, जो हमारे देश की अपनी जो जैव विविधता है उसके ऊपर खतरा बढ़ाती जा रही है। एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि बहुत ही दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे किसान, आदिवासी, उनको कोई भी फायदा या मदद नहीं पहुंच पा रहे हैं। और इन दूर दराजों के किसानों तक वो जो बहुत ही शुद्ध जो पैदा करते हैं, लेकिन वहां तक हमारे मार्केट के श्रृंखलाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। ये ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमारी इर्द गिर्द की खेती से, हमारी भोजन व्यवस्था से जो धीरे धीरे हटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। हमारी ऐसी कई सारी चीजें जो हम पहले कभी खाया करते थे जो आज नहीं मिल रही हैं। ये चावल की कुछ वैरायटीज जो आप सामने देख रहे हैं, इनमें कुछ चावल तो ऐसे हैं जिनको ज्यादा पानी चाहिए ही नहीं। ये बहुत कम पानी में ये चावल की वैरायटी उग जाती है, लेकिन आज ये कम होती जा रही है। काफी क्षेत्रों से ये गायब ही हो गई है, क्योंकि इनको हटाकर एक ही तरीके का चावल सब जगह लग रहा है। जैसे एक बहुत बड़ा उदाहरण देखिए कि हमारे देश में से आज देशी कपास, देशी कॉटन, वो पूरा का पूरा हट गया और आज सब जगह हमें बीटी कॉटन देखने को मिल रहा है। एक ऐसा बीज प्रमोट होता जा रहा है, एक ऐसा बीज को सब जगह फैलाया जा रहा है, उसे बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण जो देशी जो वैविध्यता थी उस खास किस्म के उस पौधे की या बीज की या वनस्पति की, वो नष्ट हो जाती है, पूरी वैविध्यता नष्ट हो जा रही है। हमारी जो जीन बैंक है वो ही खतरे में आ जा रही है। तो हम वापस से कैसे हमारी इस भोजन और पोषण से प्रचुर जो हमारा सिस्टम था, हमारा जो अपना जो आहार विज्ञान था, हम उसको वापस कैसे लाएं? तो हम अपने इर्द गिर्द की वनस्पतियों को समझें और समझकर उनके गुणों को जानें। हम अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे वापस समझें कि वो क्या क्या वो व्यंजन हुआ करते थे जो हम पहले खाते थे, आज हम फिर से उन्हें वापस लाएं। तो ये कई तरीके के हमारे कार्यक्रम है जिनके जरिए हम ऐसी सैकड़ों, हजारों जो पारंपरिक जो हमारे व्यंजन थे, जो केवल भोजन नहीं, वो पोषण की भी सुरक्षा देते थे और स्वायत्तता और संप्रभुता देते थे, उनको भी हम वापस ला पाए हैं। ये कुछ बातें हैं कि कैसे हम अपनी खेत और हमारी किसानी को फिर से हम कैसे वैविध्यता सभर बनाएं। इसकी और संपूर्ण जानकारी बाद में दी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा अलग से अध्याय है, लेकिन यहाँ इसलिए रखा है कि हम समझ पाए कि हम छोटी छोटी जगहों पर भी हम पोषण को वापस समृद्ध कर सकते हैं।
हम पोषण प्रदान करने वाली असंख्य वनस्पतियों को वापस ला सकते हैं। आज हम खेतों में देखते हैं कि कोई एक ही पौधा होता है, बजाय उसके जो हम पहले जो करते थे, जैसे ये गुजरात के एक आदिवासी क्षेत्र का ये जो खेत है, जिसकी एक डायग्राम है कि एक ही समय पर आपको उस खेत में करीबन 20 से 25 चीजें मिल जाएंगी खाने के लिए। और ये जो पूरी रचना है, इसको लहरियों खेतर बोलते थे। तो ये एक मिक्स क्रॉपिंग है, जिसमें आपको पत्ते वाली सब्जी, कुछ फूल, फलों, तुअर, उड़द, तिल, मक्का, ऐसी कई सारी चीजें एक साथ मिलेंगी। और साथ में ही इसी खेत में देशी गाय का एक छोटा सा शेड भी मिलेगा, ताकि उसी गाय के गोबर और गौमूत्र से इसी खेत में बिल्कुल जैविक तरीके से खेती की जा सके और इस खेत में किसी तरीके का कोई रसायन न डालना पड़े। और ऐसी लहरियों खेतर की ये एक जानकारी है। ये जयेश भाई पटेल गुजरात में हैं। ये उनके खेत में उन्होंने जो बदलाव लाए और उससे जो उनको मिल रहा है आज आप इनके खेत में जाएं तो करीब 90 तरीके की वनस्पतियां, जिसमें अनाज है, दलहन है, तिलहन है, सब्जियां हैं, फल हैं और कई सारी जड़ी बूटियां भी हैं। तो ऐसा पोषण से भरपूर एक खेत, इसे हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन फार्मिंग, यानी पोषण खेती, पोषण से प्रचुर हमारी वो खेती। और आज ये कई सारे हमारे संरक्षण की कई सारे ये समस्याएं जो हमारे भोजन और पोषण की पूरी जो जरूरत है, हमारे भोजन और पोषण के जो स्रोत हैं, उनको खतरे में डाल दिया है। तो ये कई सारे हैं। अब अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कि हमारी अपनी जो देशी जो जैव विविधता है, हमारे देशी बीज हैं, उनको छोड़कर हम हाइब्रिड प्रमोट किए जा रहे हैं, तो वो किसके फायदे के लिए हो रहा है? वो जो इतना प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, क्या वो हमें साथ में पोषण दे पा रहा है? क्योंकि जितना हाइब्रिड बढ़े जा रहा है, उसके साथ उसको बढ़ाने के लिए, उसे खेत में टिकाए रखने के लिए भरपूर या जरूरत से ज्यादा, कहीं ज्यादा रसायनों का भी खेतों में, खेत की मिट्टी में उपयोग हो रहा है। तो वो जो भी खाना इस रसायनों से निकल के आ रहा है, वो हमें पोषण तो बिल्कुल नहीं दे रहा है। ये जो देश में हाइब्रिड और ये जो बीटी का ये जो बढ़ावा बढ़ रहा है हमारे देश में, क्या वो देश की जीडीपी सही में बढ़ा रहा है? वो जीडीपी बढ़ा रहा है या वो कुछ और बढ़ा रहा है? हम नजर डालें। ये इस तरीके की जो चीजें हो रही हैं देश में, वो वास्तव में देश में पोल्यूशन बढ़ा रही हैं, कमजोर जमीन दे रहे हैं, किसानों की आत्महत्या की संख्याएं बढ़ा रहे हैं, हमारे भोजन में त्रुटियां खड़ी कर रहे हैं, पोषण में कमियां हमें मिल रही हैं, हमारे जल स्रोत धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ये कौन है? वो कौन है जो हमारे देशी बीज, हमारे अनाज, हमारे तृण धान्य, हमारी संपूर्ण जैव विविधता को इस तरीके से धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं? ये कौन है? हमें ये समझना होगा। इसलिए हमारी भोजन
और पोषण की सुरक्षा के लिए हमें अपने इर्द गिर्द की पूरी जैव विविधता को समझना है, उनके गुणों को समझना है और वापस हमारे पारंपरिक व्यंजनों में उनको सम्मिलित करना है और वापस हमारे भोजन में लाना है। धन्यवाद। जी मैम, जितने भी पौधों के बारे में, परंपरागत खाद्य संसाधन के बारे में आपने जानकारी दी, वो वास्तव में हमारे लिए बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा रहा। आज के समय में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कि आज के समय में जो परंपरागत खाद्य पदार्थ है, खाद्य संसाधन है, उनका उपयोग कम हो रहा है और जो पैक्ड आइटम आ रहे हैं, इनका उपयोग ज्यादा हो रहा है। तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम लोग किस तरीके से अपने जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में, अपने भोजन में कैसे सुधार कर सकते हैं, और ये जो हमारे आसपास बहुत ही इजी वे पे अवेलेबल है, इनका उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ प्रश्न भी आए हैं, उन प्रश्नों को अब हम लोग लेंगे। स्क्रीन पे प्रश्न शेयर कर रहे हैं अभी हम लोग, और मैम आपसे निवेदन है कि वो प्रश्न पढ़ के उनका आप जवाब दें, जिससे कि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी उनके प्रश्नों का जवाब मिल सके। जी जी, सहर्ष ने पूछा है, आपने जिन खाद्य पदार्थों का नाम बताया वो सब आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन इनका उपयोग कम हो रहा है, इसे कैसे बढ़ाएं, कैसे समझाएं ताकि लोग इसका उपयोग कर सकें। बिल्कुल सही है। समस्या सबसे ज्यादा आ रही है कि लोग जान रहे हैं, उनके घर में लगा हुआ है पौधा, लेकिन उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, जिसमें कि हो सकता है कि कीटनाशकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया गया हो और वो हमारी सेहत को नुकसान भी पहुंचाए। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? एक तो ये है कि हम अधिक से अधिक, जैसे आज आपने ये वार्तालाप किया है ना? तो ऐसा अ, हम काफ़ी जगहों पे करते हैं कि खास इस तरीके से ये वार्तालाप आगे से आगे बढ़े, है ना? कि जिससे ये जानकारी लोगों में फैले कि उनके इर्द-गिर्द के क्षेत्र में, उनके घर के आँगन में वो क्या-क्या चीज़ें हैं। तो वो इस माध्यम से आपसे, हमसे भी जुड़ें, हम भी जो है वो जानकारियाँ बाँटेंगे। तो उनको निश्चित रूप से जितना वो इसमें जुड़ते जाएँगे, वो जानकारी प्राप्त करेंगे, अपने इर्द-गिर्द के, अपने परिवार के अन्य लोगों को भी वो बताएँगे। तो जैसे अगर आपके क्षेत्र में एक पेड़ है ना? और उसकी फली या उसका पत्ती आप भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आप नहीं जानते हैं। लेकिन अगर इस रूप से आपको अगर ये जानकारी प्राप्त हो और अगर आप लोग ये जानेंगे, आपकी पूरी कॉलोनी या जहाँ आप रहते हैं उस क्षेत्र के लोग जानेंगे, तो एक तो आप उस पौधे की भी कदर करेंगे, उस पौधे को भी बचाएँगे। क्योंकि जब आप जान जाएँगे कि इस पौधे से इतना पोषण भी मिल रहा है, तो आप उस पौधे का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और जिस चीज़ का, जिस वस्तु का, जिस पौधे का हम उपयोग करते हैं, हम उसे नष्ट नहीं होने देते। तो इस तरीके से उस वनस्पति का भी संरक्षण होगा और हमें भी पोषण बड़े अच्छे से मिल पाएगा। तो जितना हो सके ये संभव है, बिल्कुल संभव है। ऐसे-ऐसे वार्तालापों को आप बढ़ाइए, इस तरीके की शिविरों को आप करिए। ऐसे ऑनलाइन या इस तरीके से वर्कशॉप करिए, हम भी ऐसे रेसिडेंशियल वर्कशॉप करते रहते हैं। तो ऐसे वर्कशॉप के ज़रिए, ऐसे ऑनलाइन भी हम इवन ये जो व्यंजन बनाने के तरीके हैं, ये भी हम बताते हैं कि ये व्यंजन कैसे बनेगा, इसमें क्या-क्या इस्तेमाल होगा और आयुर्वेद के नियम के मुताबिक कौन-सी चीज़ें लगेंगी, कौन-सी चीज़ें नहीं जा सकती, कि विरुद्ध आहार वाला क्या इसमें मामला आएगा। तो आप सही रूप से न केवल हमारा पेट भरने के लिए, केवल भूख शांत करने के लिए नहीं, लेकिन पोषण की जो ज़रूरत है उसको भी तृप्त करने के लिए आप वो आहार बना सकें, वो व्यंजन बना सकें। तो ये बिल्कुल संभव है। इस तरीके के आप रेगुलर, जैसे हम हर हफ्ते एक ऐसा ऑनलाइन फेस्टिवल करते हैं, फूड फेस्टिवल है या ये वर्कशॉप है ना? ये करते रहते हैं। तो कोई एक वनस्पति है तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी व्यंजन हैं, जितनी जानकारी है वो देते रहते हैं।
तो कई सारे लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं और वो अपनी अपनी अब घर की, अब वो गृह वाटिका नहीं बोलते, अब वो अपने घर में क्रोटन या दूसरी जो चीजें हैं जो उनको खाने पीने में काम नहीं आ रही थी, उनको हटा के उन्होंने अब पोषण वाटिकाएं बनाई है। तो ऐसे कई सारे परिवार इसमें जुड़ते गए हैं। और एक चीज और हो सकती है कि हम ये जो जानकारियां हैं, ये जो बहुत ही जरूरी जो बातें हैं, जो अभी हमें सवाल में भी रखा कि कैसे होगा, तो हम तो ऐसे जुड़ेंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो बचपन से इस चीज को समझे, इसके लिए हमें इन बातों को बच्चों के जो सिलेबस है, जो क्यूरिकुलम है, उसमें भी शामिल करना होगा, ताकि बच्चे इन बातों को धीरे धीरे बचपन से ही वो भी सीखते जाए। तो बड़े होते होते उनके पास में ये ज्ञान भरपूर होगा और वे बड़े आराम से इस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे। उस समय उनके पास इतने सवाल नहीं रह पाएंगे। जी जी, मतलब आवश्यकता इस चीज की है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि हमारे आसपास जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य संसाधन है, उनको हम अ, अपने दैनिक जीवन में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, और इनसे भी हम स्वादिष्ट और ज्यादा अच्छे खाद्य पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। चाहे पाउडर बिल्कुल। फॉर्म में ले लें, चाहे उनको प्रिजर्व कर लें किसी तरीके से, या फिर डायरेक्ट वो मिल रहा है तो उनका उपयोग करते चलें। तो बिल्कुल। बिल्कुल अगला प्रश्न आर्या जी का है, मैम मोरिंगा की लीफ का क्या यूज है, मतलब क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, मोरिंगा की लीफ से तो आप सैकड़ों व्यंजन बना सकते हैं। उसका पराठा, पूड़ी, रोटी, सब्जी, कढ़ी, अम, थेपला, मुठिया, चीला, पकौड़ा, शक्करपारा, गुड़पारा, तीखा पारा, मतलब बहुत सारे व्यंजन। तो खाखरा, तो उससे तो आप मतलब पोषण की एक पूरी जिसे हम बोलते हैं ना, व्यंजनों की एक बड़ी दुनिया खड़ी कर सकते हैं, मतलब मोरिंगा के पत्तों से बहुत सारी रेसिपीज हैं। और इस वार्तालाप में तो हम ये बता पाए कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको उपयोग में लेनी चाहिए, उनसे ये सब चीज़ें संभव हैं। अगला संभव हुआ तो हम ये सारी, जैसे अगर मोरिंगा ही है तो मोरिंगा की ये जो सैकड़ों तरीके की जो जो व्यंजन बनते हैं, उसकी भी अ, जानकारी प्रोवाइड कर पाएँगे। जी। अ, अगला क्वेश्चन है, मैम हमारे आसपास पाए जाने वाले कौन से फूड हैं जिनमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है? ऐसे कौन से फूड हैं जो हमारे आसपास प्रोटीन रिच फूड मटेरियल है, जिसके बारे में हम लोग कम जानते हैं या नहीं जानते हैं? तो कुछ ऐसे नाम जो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएं। अ, एक तो ये मोरिंगा, सहजना है, बिल्कुल आपके पास में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा, अगर आपके इर्द-गिर्द महुए के पेड़ खड़े हैं तो उसके भी फ्लावर्स हैं, उसके फूलों से आप ढेकली, बर्फी, लड्डू, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। दूसरा, सबसे आसान जो जगह है वो है आपकी रसोई घर, और आपके रसोई घर में सबसे आसानी से मिलने वाली है मूँग। मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे अरहर, मूँग ये तो काफ़ी प्रमाण में होता था। लेकिन आज यहाँ पे सोयाबीन बहुत हो रहा है। तो यहाँ के लोगों को एक बात उठानी चाहिए कि पहले जो यहाँ इतना मूँग, बाकी जो दलहन, अरहर ये सब जो होता था, उनको हटा के ये जो सोयाबीन बढ़ाया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। ये तो एक मोनोपोली है मात्र कंपनियों की कि सोयाबीन से बहुत प्रोटीन मिलता है। जबकि आप खुद चेक करिए, सोयाबीन नहीं, सोयाबीन तो हमारे देश का पौधा तक नहीं है, वो तो एलियन है, बहुत बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है। तो बजाय सोयाबीन के आप अपने मूंग और मोठ पे आइए, तो आपको बहुत भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक पूरी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी कि बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा।
बाकी तो आपके रसोई घर में बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो आपको भरपूर प्रोटीन देंगी। बाकी और अगर कुछ हो ना हो, आप कोशिश करिए अपने घर के आंगन में सहजन का पेड़ लगाने का, जिसमें उसकी पत्तियों में दूध से प्रोटीन दुगना है। अगर आपको देशी गाय का दूध उपलब्ध नहीं हो रहा है और अगर आपके रोजमर्रा के खानों में सहजन है, तो आपको कैल्शियम, प्रोटीन इन सब की कोई त्रुटि महसूस नहीं होगी, कोई कमी नहीं आएगी। तो कोशिश करिए ऐसे सहजन के पेड़ों को बढ़ाने का। सहजन ऐसे तो बहुत सारी और भी वनस्पतियां हैं, लेकिन सहजन वो है जो हर जगह बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से वो बढ़ जाता है और आप उसे रोज खा सकते हैं। और कोई सवाल है? जी जी। सुषमा विश्वकर्मा जी का है, मैम, कोदो, कुटकी और रागी इनका उत्पादन बहुत कम हो रहा है, जबकि ये बहुत पौष्टिक अनाज हैं। तो इनके, मेरे ख्याल से ये है कि इनके उत्पादन के बढ़ाने के लिए भी क्या कुछ है, बिल्कुल, बिल्कुल है। बायोडाइवर्सिटी? जी सुषमा जी, बहुत जरूरी बात कही आपने। ये कोडो, कुटकी, रागी ये सब हमारे तृण धान्य हैं, मिलेट्स है। और ये सब कैश क्रॉप के चलते, बीटी कॉटन के चलते, सोयाबीन के चलते और भी कई तरीके की ऐसी कुछ पौधे हैं, कुछ क्रॉप हैं जिनके चलते हमारे ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मिलेट्स हैं, जो आपने भी नाम लिखे हैं, इनका उत्पादन बहुत घट गया है। देखिए, एक सीधी बात है कि हम ही लोग होते हैं जो ये पूरा समाज खड़ा कर रहे हैं, और हम ही लोग हैं जो ये मार्केट भी हम ही तो तैयार कर रहे हैं ना। सो हमें ये अपनी इस ज़रूरत को बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी ये आवाज़ रखनी चाहिए कि हमें कोदो, कुटकी, रागी, जौ, ये चीज़ें हमें चाहिए, ताकि हमें इनके ज़रिए हमारी जो न केवल हम अपनी पोषण की तो प्राप्ति कर पाएँगे, लेकिन वो जो हमारे देश के जो मार्जिनल किसान हैं, वो जो लघु किसान हैं, वो जो बड़ी छोटी खेती वाले हैं, बिल्कुल दूर-दराज़ के हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जो हैं, उनकी ज़मीनों में यही हुआ करता था। लेकिन ये जो बदलाव आया है, हमारी पूरी जो तरीका जो बदल गया खेती करने का, खेत के अंदर के क्रॉप के पैटर्न का जो पूरा बदलाव आ गया, जिसके चलते ये बहुत ही पोषण प्रचुर, पोषण से भरपूर ये जो मिलेट्स हैं और कई तरीके के जो हमारे देशी बीज जो है वो अब धीरे-धीरे अदृश्य होते जा रहे हैं। तो हमें इन्हें फिर से लाना होगा, हमें इन्हें फिर से बढ़ाना होगा, और इसके लिए हमें लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को फैलाना होगा कि इनको खाने से आपको ज़्यादा पोषण मिलता है, आपका स्वास्थ्य सुंदर रहता है, सुदृढ़ रहता है। तो लोग इस पर आएँ और इसके ज़रिए हम एक प्रेशर बढ़ाएँ कि इनका उत्पादन भी बढ़ना चाहिए। और अभी ये कोशिश जारी है, ये कोशिश चल रही है, लेकिन ये अब धीरे-धीरे हो पा रहा है। अगर सभी लोग मिलकर अगर करते हैं, तो हम ज़रूर इसमें कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ है कि जिस तरीके से हम बोलते हैं फैमिली डॉक्टर, इसी तरीके से हमारा फैमिली फार्मर होना चाहिए। फैमिली डॉक्टर की तब फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास एक फैमिली फार्मर होगा। मतलब एक ऐसा फार्मर जिसके खेत के बारे में आप जानते हैं, जिसके खेत में क्या उगता है उसके बारे में जानते हैं, जिसकी खेत की मिट्टी के बारे में आप जानते हैं, तो वो फैमिली फार्मर आपके संग सीधा जुड़ेगा। आप उसको बोल पाएँगे कि भैया आपके खेत में क्या ये उगा सकते हैं? मुझे ये ज़रूरत है साल भर की। तो वो आपके संग जुड़ेगा, आप उसकी खेत के संग सीधे जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसी चीज़ों को प्राप्त करना तब आसान हो पाता है, ऐसा कई जगहों पे हम किए हैं और ये हो पा रहा है। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। जी। जी। अगला सवाल है, हाइब्रिड सीड से पैदा हुए प्लांट और देसी बीज से उत्पन्न प्लांट, दोनों की न्यूट्रिशनल वैल्यू सेम है या अलग है? जी, अलग है। अम,
देखिए सीधी बात है कि जो देशी है ना, वो प्राकृतिक रूप से ही उसके अंदर मजबूती बहुत होती है। जो देशी बीज है उसमें अगर वातावरण में कोई बदलाव आते हैं, है ना, एकदम से तापमान बढ़ जाना, तापमान गिर जाना, अम, अचानक से बारिश की एक फुहार गिर जाना, या किसी भी तरीके का जो बदलाव आता है पर्यावरण में, क्लाइमेट में, तो जो देशी है उसमें इसको सहन करने की और इन बदलाव के साथ में सहकर खड़े रहने की उनमें ताकत ज्यादा होती है। जबकि हाइब्रिड वो है जो जो प्रयोगशालाओं में तैयार हुआ है। एक सीधी बात आप देखिए कि जो हाइब्रिड बीज होता है, आपने उसको इस साल उगाया, क्या अगले साल उसी में से मिले हुए बीज को आप फिर से उगा सकते हैं? ये हो पाता है, संभव है? नहीं है। मतलब एक्चुअली हाइब्रिड की जो खेती होती है उसमें हर साल वो बीज खरीदना पड़ता है, जबकि जो प्राकृतिक हमारा देशी बीज है उसे हर साल नहीं खरीदना पड़ता। वो इवन पीढ़ी दर पीढ़ी वो चला आ रहा होता है, सालों तक वो चल रहा होता है। लेकिन हाइब्रिड के साथ ऐसा नहीं है। तो एक बात ये सोचिए कि जिसमें खुद में एक नया पौधा खड़ी करने की ताकत नहीं है, क्या वो आपको ताकत दे सकता है? और दूसरा, क्योंकि वो प्रयोगशाला में तैयार होया हुआ बीज है, वो प्राकृतिक नहीं है, वो हाइब्रिड है, संकर है। और अगर प्रकृति में जो भी बदलाव आते हैं तो वहां उसे टिकने के लिए उसमें इतना सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हाइब्रिड है। हाइब्रिड बीजों को जब हम खेत में लगाते हैं तो साथ में आप देखिएगा किसी न किसी समय अगर कुछ होता है तो फिर किसी तरीके के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या अन्य जैसे यूरिया, डीएपी ऐसी चीजें डालनी पड़ती है, क्योंकि हाइब्रिड बीज में ये तालमेल बिठाने की, जिसको हम बोलते हैं कि क्लाइमेट में हुए जो बदलाव या सीजन में जो है या पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उसके साथ एडेप्टेबिलिटी लाने की, उसके साथ में टिकने की सामर्थ्य नहीं होती है। और इसी के कारण हाइब्रिड को जब बढ़ाना है, लगाना है, उससे उत्पादन जब लेना है तो उसके साथ रसायनों का उपयोग होता है, जबकि देशी के साथ ऐसा नहीं होता है। तो जब देशी को आप बिल्कुल जैविक पद्धति से उगाते हैं, उसमें कोई अप्राकृतिक रूप से बाहर से डाला हुआ रसायन नहीं है, जबकि हाइब्रिड में है। तो इस तरीके से सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि हाइब्रिड में और देशी जो है उसमें आपकी पोषण की जो मूल्य होगा उसमें भी फर्क मिलेगा। ये आप चाहें तो लेबोरेटरी में चेक करके देख आपको ये जो फर्क है वो नजर आएगा। चलो जी, सवाल हो गए और समय भी लगभग अब समाप्ति की ओर है। हमारे बीच जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील दुबे जी, साइंटिस्ट हैं, IUCN वर्ल्ड कमीशन मेंबर हैं और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में बहुत काम इन्होंने किया है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि एक संक्षिप्त उद्बोधन और आज वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के बारे में वो अपने विचार रखें। डॉक्टर सुनील दुबे सर। जी नमस्कार। संतोष जी, आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। सभी को नमस्कार, जितने भी लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीम को अटेंड कर रहे हैं। देखिए, 67वां वन्यजीव सप्ताह, हमने इसका पहला दिन जब शुरू किया था तो उसमें हमने मध्य प्रदेश की जो राज्य प्रजाति है, स्टेट एनिमल, महाशीर राज्य मछली, उसके बारे में एक बहुत सारगर्भित उसके संरक्षण से संबंधित संदेश डॉक्टर श्रीपर्णा सक्सेना मैडम के माध्यम से दिया। उसके बाद में ये दूसरा संदेश, आप इस संदेश का महत्व इस तरह से समझेंगे कि वन्यजीव सप्ताह के नाम से लोग ये सोचते हैं कि शेर, चीते, भालू, हाथी, गैंडा हाथी हैं, इनकी संरक्षण की बात होगी।
लेकिन जो पेड़ पौधे, औषधीय पौधे, हमारा पोषण हमें देने वाले पौधे, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले पौधे, जिनको हम अभी ढूंढ ढूंढ करके अपना जीवन बचाने में लगे हुए हैं, उनके बारे में वन्यजीव सप्ताह में सोचना ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं। ड्राइंग, पेंटिंग कंपटीशन भी उसी तरह के होते हैं, पशु पक्षियों के, पेड़ पौधे, उनके चित्र वगैरह बनाना, उन पर निबंध लिखना, सब कुछ करना। लेकिन पेड़ पौधों का उतना ही बल्कि ज्यादा महत्व है, क्योंकि वो हमारे प्रोड्यूसर हैं, वो हमारे प्रोड्यूसर, खाना हमें उन्हीं से मिलता है। और मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, ये जो टॉक हमने जो कराई है, इसे सारे प्रतिभागी इस तरह से समझें। मैं अपील कर रहा हूं कि आपके आसपास अगर ये वनस्पतिक संसाधन नहीं होंगे तो आप और हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो एक संदेश में आप सभी लोगों को जो देना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं, वो ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर बक्सवाहा के जंगल 2.5-2.25 लाख के ऊपर पेड़ कटना है, उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि वहां पर स्वीकृति हो गई है और हीरा खदान चालू होनी है। आप बस एक चीज सोच लें कि आज के उद्बोधन में डॉक्टर लीना की बात में अगर आपको समझ में आई हो, तो आप एक चीज सोच लें कि अगर आप हीरे खा के जिंदा रह सकते हैं तो आप बक्सवाहा के जंगलों को कटने दें। अन्यथा जितना ज्यादा आपसे कोशिश हो सके, शासन, प्रशासन, जन प्रतिनिधि, सभी से आप एक सवाल पूछें कि क्या हम ये हीरे खाकर के जिंदा रह पाएंगे, कोरोना से मुकाबला कर पाएंगे, महामारियों से मुकाबला कर पाएंगे, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर पाएंगे? क्या इन हीरा खदान, इन 2.5 लाख पेड़ों को काटने के अलावा हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के और कोई तरीके नहीं है? इस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देने की जरूरत है। मैं स्पेशली मध्य प्रदेश के सभी जितने भी दर्शक इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं और देश भर के अन्य दर्शक, मैं इस वेबिनार से ये आज जो वार्ता हुई है, इससे यही अपील करना चाह रहा हूं कि आप तय कर लें कि अगर अपने वानस्पतिक संसाधनों के बगैर जिंदा रह सकते हैं तो उन्हें नष्ट होने दें, अपने चारों तरफ उनको कटने दें, खराब होने दें, समाप्त होने दें। अन्यथा राजस्थान में तो खेजड़ी बलिदान, अमृता देवी एक बिश्नोई महिला ने अपनी बच्चियों, पति और 363 बिश्नोई समाज के पुरुषों स्त्रियों की मदद के साथ खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। तो हम उस मरुभूमि प्रदेश से आप लोगों को अपील करते हैं कि आप अपने जंगलों की विविधता को, वानस्पतिक विविधता को बचाने के लिए आगे आएं और सहयोग प्रदान करें। बस इतना ही संदेश है। संतोष मिश्रा जी, आपको, ओवर टू यू। थैंक यू सर। संदेश सर बहुत अच्छा आपने दिया। और वन्य जीव संरक्षण सप्ताह के अवसर पर जरूरत है कि हम लोग पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, और जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक पर्यावरण को बचा पाना संभव नहीं लग रहा है। मध्य हम प्रदेश अपनी के लोग जिम्मेदारी अगर हीरा समझें। खा के जिंदा रह सकते हैं, मध्य प्रदेश के लोग अगर हीरा खा के जिंदा रह सकते हैं तो पेड़ जंगलों को कटने दें। नहीं तो तय कर लें कि अगर उन्हें और उनकी आने वाली पीढ़ियों को जिंदा रहना है तो आपको विरोध में खड़ा होना पड़ेगा जंगलों को बचाने के लिए। जी मिश्रा जी। जी पाटीदार सर, हमारी टीम के सदस्य श्री ओम प्रकाश पाटीदार जी हमारे बीच में हैं। शायद नहीं सुन पा रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम, एक चीज जस्ट मिश्रा जी एक करना चाहता हूं। हमारे डॉक्टर नरेंद्र पंजराय सर हैं, अटेंड कर रहे हैं।
जी 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 चिकित्सक हैं खंडवा से। जी उनका नाम कुछ अलग डिस्प्ले हो रहा है, पॉलिटिकल नाम से डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन उन्होंने एक सवाल करा है, सरकार की ऐसी अभी कौन सी योजना शुरू है जिसमें आप बदलाव चाहते हैं? और मुझे उनका वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा जिसने मुझे अटैक किया कि जी यही योजना बक्सवा के जंगलों में हीरा खदान को खत्म करवा दें, आपका बहुत बहुत एहसान होगा मोदी जी से कह करके, या मध्य प्रदेश सरकार से कह करके, या किसी भी तरह के प्रयास करके। ये विकास घातक है, ये विकास विनाशक है। आप हीरे खा के जिंदा नहीं रह सकते। तो अगर सरकार की ऐसी कौन सी योजना जिसमें बदलाव चाहिए, सबसे पहले बक्सवा में हीरा खदान बंद चाहिए, जंगल बचना चाहिए। हमारी तो यही डिमांड है। जी मिश्रा जी। जी 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 सर, धन्यवाद। ओम प्रकाश पाटीदार जी नहीं है। आज का यह कार्यक्रम समापन की ओर है। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, डॉक्टर लीना गुप्ता मैम, डॉक्टर सुनील दुबे सर, और साथ ही साथ यश टीम की स्टेट कोऑर्डिनेटर संध्या मैम, इसके अलावा जो लोग भी हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दे रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और यश ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ के इस कार्यक्रम से जुड़कर लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और स्वयं जागरूक हो रहे हैं, उन सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हम यश के तहत, ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ के तहत कार्यक्रम करते रहेंगे, आप तक नई नई जानकारियां पहुंचाते रहेंगे, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में जो गतिविधियां नई नई हो रही हैं या पुरानी ऐसी गतिविधियां जो आज के समय में विलुप्त होती जा रही हैं, जैसे आज जो बात डॉक्टर लीना मैम ने की वो इसी से संबंधित था कि हमारे पास बहुत सारे पेड़ पौधे तो हैं, हम उनके न्यूट्रिशनल वैल्यू को जानते नहीं हैं। यदि जानने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम उसका उपयोग भी करेंगे। तो लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को बताने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम हम करते रहेंगे यश के तहत। आप जितने भी लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं। आदरणीय रिसोर्स पर्सन का बहुत बहुत धन्यवाद।